हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। हमारा पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। तो इस ग्रह, आपने पृथ्वी की सतह पर क्या है ये आपको पता होगा। पृथ्वी की सतह पर पेड़ पौधे, घर और बहुत से जीव जंतु, मनुष्य, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब रहते हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी कितनी बड़ी है और कितना भाग हमारा जो है जल से, पृथ्वी का कितना बड़ा भाग एक जल से घिरा हुआ है। तो आज हम आपको जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो पाठ है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। कोई कहता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई है, वहाँ पर कीड़े मकोड़े रहते हैं और खूब नीचे जाने पर पाताल लोक है। ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं जो लोग बताते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो पृथ्वी क्या है बच्चों? पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, गतिशील ग्रह है, जिसके अंदर और बाहर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसमें किस तरह के परिवर्तन होते हैं। जैसे कभी बाढ़ आ जाती है पृथ्वी पर, कभी तूफान है, बारिश है, ऐसे बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। तो आज हम आपको इस पाठ में यही बताएंगे। तो आज हम पाठ जो पढ़ रहे हैं वो है पाठ 2 कक्षा 7, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो शुरू करते हैं बच्चों पाठ। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो बच्चों, आज तक क्या आपके दिमाग में ये बातें आई थी कि हम सोचें कि हमारी पृथ्वी किन चीज़ों से बनी है और इसके अंदर क्या है? ये हमारी जो सतह है वो किस तरह की है और इसके अंदर क्या है? तो चलो शुरू करते हैं आगे हम। आप इसमें एक चित्र भी देख रहे हैं। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक वो है, बहुत जैसे ये गोला बना हुआ है, इसमें पृथ्वी का आंतरिक कोड, फिर बाहरी कोड, मेटल, स्थलमंडल और परपटी, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीप सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए सीएल कहा जाता है। सीएल का क्या मतलब हुआ? सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिना। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसीलिए इसे सीमे कहा जाता है। सीमे का मतलब है सी सिलिका तथा मैग्नीशियम। तो बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्याज की तरह है, संकेंद्री है, जैसे परतें। आपको पता है ना, जैसे प्याज होता है, प्याज जब हम काटते हैं उसमें कितनी ऊपर, जब हम प्याज को छील लेते हैं तो उसमें कितनी सारी परतें होती हैं। इसी तरह से आपको जो हमारी पृथ्वी है इसमें भी कितनी सारी परतें हैं। जो ऊपर की परत है उसको क्या बोलते हैं? परपटी। और ये जो परपटी है, ये परत, इस परत का क्या है बच्चों? ये परत 35 किलोमीटर समुद्री सतह और 5 किलोमीटर
महाद्वीपीय सतह में ये 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर। इसका मतलब महाद्वीपीय सतह, महाद्वीपीय जो होता है, महाद्वीप जितने हैं, आप देखेंगे एक और चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में महाद्वीपीय परपटी कितनी दिखाई दे रही है आपको? 35 किलोमीटर आप देख सकते हैं, बड़ा सा क्षेत्र है महाद्वीपीय का। फिर छोटा सा महाद्वीप दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद महासागर है, महासागरीय परपटी है। ये आपको अलग अलग रंग से दर्शाया जा रहा है कि कितना कितना नीले रंग का जो है वो आपको महासागर दिखा रहे हैं, महासागर परपटी पीले रंग की दिखा रहे हैं, और महाद्वीपीय परपटी आपको भूरे रंग की दिखाई जा रही है, और महाद्वीपीय हल्के हरे रंग की आपको दिखाई गई है। तो बच्चों, आप चित्र को देखकर आप अच्छे से समझ जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और वो उस पर क्या क्या आपको दिखाया गया है। तो अब आपने ऊपर परपटी देखी, और वो परपटी क्या है? भूमि का ऊपरी हिस्सा है। भूमि के ऊपरी हिस्से जो पहली परत है वो है परपटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है। परपटी के ठीक नीचे बच्चों क्या है? मेटल। आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहाँ पर आपको मेटल दिखाई दे रहा है। ऊपर परपटी थी, उसके बाद मेटल आया। तो आपको समझ आया? जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। आपको हम साथ साथ इनकी गहराई भी बता रहे हैं, किलोमीटर मीटर में है। तो परपटी के ठीक नीचे मेटल है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। अब मेटल की भी क्या है? एक परत है, वो है क्रोड मेटल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोड मेटल। तो बच्चों समझ जाओ, आप चित्र भी साथ साथ देखते रहिए। चित्र से आपको यह जल्दी समझ में आएगा। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे से बनी होती है तथा इसे निफे क्या होता है बच्चों? निकल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रम का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंचा होता है। तो इसका जो तापमान है बच्चों क्या है? बहुत ही ऊंचा होता है। अब आगे आप देखेंगे, आगे आपको क्या दिखाई देगा? शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। तो पृथ्वी की जो परपटी है वो किससे बनी हुई है? शैल और खनिजों से बनी हुई है। तो बच्चों, आपने पहले क्या पढ़ा? पृथ्वी के आंतरिक भाग में परपटी। उसके बाद हम किस पर आए? उसके बाद हम आए, आपने परपटी के नीचे जो मेटल है उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं शैल एवं खनिज। तो बच्चों, शैल एवं खनिज में क्या है? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन का हो सकता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि जो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ हैं, ये सब चीज़ें किससे बन रही हैं? हमारे खनिज पदार्थों से। तो खनिज पदार्थ जो हैं वो किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या बोल देंगे? शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, इसका कोई एक रंग रूप नहीं है, इसके बहुत से रंग रूप होते हैं, आकार होते हैं, का गठन हो सकता है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार का होता है। तो बच्चों, मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। उसमें है पहला इग्नीशियल शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल, एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक शैल। आपको ये 3 शैल दिखाए हैं। पहला है अग्नेय, दूसरा है अवसादी, तीसरा है कायांतरित। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को अग्नेय शैल कहते हैं।
इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। तो बच्चों अब आपको इसमें क्या बताया जा रहा है, जो द्रवित मैग्मा है ठंडा होकर क्या बन जाता है, वो एक ठोस रूप ले लेता है और इस प्रकार बने शैल को हम क्या कहते हैं, आग्नेय शैल। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले बन रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक शैल। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, वो दो प्रकार कौन से हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हो? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो बच्चों आपने ज्वालामुखी के बारे में तो बहुत सुना होगा, तो ये जो ज्वालामुखी है ये क्या है, वास्तव में क्या है कि वास्तव में आग की तरह एक लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर कहाँ पर आ जाता है, पृथ्वी के अंदर से निकलकर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाता है। और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह ठंडा होकर क्या हो जाता है, ठोस रूप ले लेता है। कोई भी अगर लिक्विड चीज़ है वो गर्म है तो क्या है, जब वो ठंडी हो जाएगी तो वो एक ठोस रूप ले लेती है। तो आपको समझ आया, परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को हम क्या कहते हैं, बहिर्भेदी शैल कहा जाता है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। तो बच्चों ये क्या आ गया, ये आपको हमने पिछले कक्षा में पढ़ाया था कि पठार क्या हैं, पठार कैसे होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं इसमें यही आया है। तो हम हर कक्षा में कुछ ना कुछ पढ़ते आए हैं और जो हमारी बेसिक जो पढ़ाई होती है वो निरंतर हमारे काम में आती रहती है। जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं वो हमारे अंत, और पढ़ाई जो है बच्चों को कभी ख़त्म नहीं होती, आपको पढ़ते रहना होता है। पढ़ाई में आप कुछ ना कुछ हर बार नया सीखने को मिलता है, लेकिन वो क्या है, सीखने को तो मिलता है लेकिन वो पिछली बातों से भी, हमारे पिछली पढ़ाई से भी, अब जैसे पठार हैं, पहाड़ हैं, इनकी हमने आपको पूरा विस्तार से कक्षा 6 में समझाया था। तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। कई बार जो वो हमारा ये मैग्मा है पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अंतर्भेदी आग्नेय शैल भी कहते हैं। आपको बताया था ना, दो होते हैं, एक बहिर्भेदी एक अंतर्भेदी शैल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। ग्रेनाइट
किसका उदाहरण है? अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट से बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। तो शैल लुढ़क कर बच्चों क्या होता है? शैल जब लुढ़क जाते हैं, चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? इन छोटे कणों को हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है इसमें? उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर है, रेत के दाने हैं और इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया कि बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है और इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर होते हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल जो हैं, अब हम आगे देख रहे हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो आप ये चित्र भी देख रहे हैं, इसमें कायांतरित शैल में परिवर्तन, अवसादी शैल इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आपको हमने बताया है कि जैसे आपके पाठ में साथ साथ एक कॉलम दिए होते हैं। इन कॉलम में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जाती हैं। जैसे अब इस पेज पर आप देख सकते हैं शब्द की उत्पत्ति इग्निशियस, लैटिन शब्द इग्निशियस जिसका अर्थ क्या है? अग्नि। अग्नि से ये संबंधित है। इग्निशिया किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। अब सेडिमेंट्री, लैटिन भाषा का सेडिमेंट्स जिसका अर्थ क्या है? स्थिर। मेटामोर्फिक, ग्रीक भाषा में मेटामोर्फोस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो बच्चों आप समझ रहे हैं, इन कॉलम्स में बहुत ही छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, इनको आपको साथ साथ पढ़ना होता है। तो अब इसमें क्या है, आगे देखिए शब्दावली एक दी हुई है। जीवाश्म, जीवाश्म क्या होते हैं? शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं परत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट और पत्थर गिट्टी। यदि आप
अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने आपको छोटी कक्षा में भी सिखाया था कि खेल कि पहले समय में किस तरह से खेल खेले जाते थे। टापू, जैसे कि चौक से या स्लेटी से बना लेते थे और एक छोटा पत्थर लेकर पहले खाने में दूसरे खाने में ऐसे डालकर खेलते थे। उसके बाद पिट्ठू, 7 पिट्ठू एक बड़े से ईंट पर रखकर खेलते थे, बॉल से उसको फेंकते थे और फिर उन 7 को इकट्ठा किया जाता था। इस तरह से बच्चों पत्थरों से भी बहुत से खेल हम पहले खेला करते थे। तो आप अपने घर में दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा से पूछकर कि वो बचपन में और किस तरह के खेल खेलते थे तो वो आपको समझाएंगे। तो अब आप आगे देखिए, आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों में क्या है, आओ कुछ करके सीखें। आपने यहाँ पर 2 चित्र देख रहे हैं, एक है लाल किला और एक है ताजमहल। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैलों से बनी है। 2 चित्र तो हमने आपके लिए एकत्रित किए हैं। पहला है लाल किला। लाल किला किससे बना है? लाल किला बलुआ पत्थर से बना है और जबकि संगमरमर, जो हमारा ताजमहल है, वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में आपको शैल चक्र दिखाई दे रहा है। वो शैल चक्र कैसा है, आइए देखते हैं। पहले क्या है, आप इसमें देखेंगे, पहले अवसाद से फिर वो अवसादी शैल, फिर कायांतरित शैल, फिर मैग्मा, फिर अग्नेय। ये ऐसे ही एक चक्र में घूम रहा है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि ये किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैलीय चक्रिया एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। आप देख रहे हो उसमें तीर के निशान है। जैसे अवसादी शैल है, मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है, फिर कायांतरित शैल अवसाद में, फिर ऐसे आग्नेय कायांतरित में, ऐसे ही ये एक दूसरे में बदल जाते हैं। और जब अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर क्या बन जाते हैं? द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर क्या बन जाते हैं? ठोस अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको यह समझ में आया। अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगले पृष्ठ पर क्या है? शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रसायन होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तो इतने महत्वपूर्ण हैं जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, यूरेनियम आदि।
तो बच्चों जो खनिज पदार्थ हैं आपको पता है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। खनिज पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं? खनिज पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? अब जैसे कोयला है, कोयला किस लिए काम में आता है? कोयला आग जलाने के काम आता है। उस प्राकृतिक गैस पेट्रोल हमारे लिए, ये और उद्योगों में बहुत से खनिज पदार्थ हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, यूरेनियम है, और दवाइयाँ बनाने के लिए और खेती बाड़ी के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम खनिज पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए खनिज पदार्थ जो हैं हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। आपके राज्य में कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास या आपके यहाँ पर कौन से खनिज पदार्थ होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की, अब आपका आगे अभ्यास है, तो अभ्यास में आप क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? तो पृथ्वी की आपको 3 परतें बतानी हैं। हमारी पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं बच्चों? उनके आप नाम लिखेंगे। पृथ्वी की हमारी परतें हैं परपटी, और फिर उसके बाद आ जाती है आच्छादन, फिर कोर। तो ये हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। चट्टान क्या है? खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान जो पृथ्वी की पपड़ी बनाता है, वो क्या कहलाता है? चट्टान। चट्टान को हम क्या बोलते हैं? शैल क्या है? तो शैल बच्चों, शैल और चट्टान को इन्होंने एक ही प्रकार लिया है। जैसे खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान जो पृथ्वी की पपड़ी सतह बनाता है, शैल कहलाता है। पृथ्वी की पपड़ी विभिन्न बनावट, आकार और रंग की होती है और यह विभिन्न प्रकारों की शैल से बनी है। तो आपको समझ में आया ये शैल क्या है? 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखो। तो 3 प्रकार की शैल कौन सी है? अग्निमय, पत्थर अवसादी शैल, रूपांतरित शैल। तो बच्चों आपको समझ में आया ये। फिर है बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? तो बच्चों अंतर्भेदी और आपको बताना है बहिर्भेदी शैल कैसे बनती है। तो पिघला हुआ लावा ज्वालामुखियों से निकलता है, पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और चट्टान का एक ठोस टुकड़ा बनने के लिए तेजी से ठंडा होता है। इस तरह से विलुप्त शैल बनते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? बेसाल्ट। और जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की पपड़ी के अंदर गहरे जम जाते हैं तो जो शैल बनती हैं उन्हें घुसपैठ शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें क्या है? ग्रेनाइट। तो बच्चों आपको समझ में आया ये बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शैल का निर्माण किस तरह से होता है। फिर आगे है शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? चक्रीय तरीके से कुछ स्थितियों में परिवर्तन के कारण चट्टानों के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। समझ में आ गया आपको बच्चों? आगे देखिए शैलों के क्या उपयोग हैं? विभिन्न प्रयोजनों के लिए शैल उपयोग होती हैं।
नंबर 1 सड़क बनाने में मदद करता है। नंबर 2 इसका उपयोग घरों और इमारतों के निर्माण में किया जाता है। फिर नंबर 3 छोटे पत्थरों का उपयोग बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के खेलों में किया जाता है। नंबर 4 इनका उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। तो आपको शैलों का उपयोग भी समझ में आ गया। आगे है कायांतरित शैल क्या हैं। अभी हमने आपको पाठ में ही पढ़ाया है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के निर्माण के समय चट्टानों का प्रकार ऊष्मा और दबाव का अनुभव करता है, जिसे मेटामॉर्फिक शैल कहा जाता है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको ये। आगे है आपको टिक करना है। द्रवित मैग्मा से बने शैल आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इसमें क्या है, द्रवित मैग्मा से बने हुए शैल कौन से हैं? आग्नेय शैल। तो आग्नेय पर आप टिक करेंगे। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। तो बच्चों पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? अब इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए हैं परपटी, क्रोड, मेटल। तो इसकी भीतरी परत कौन सी है? क्रोड। आगे देखिए आप क्रोड पर टिक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? शैल के, खनिज के या जीवाश्म के? ये हैं शैल के उदाहरण। आगे देखिए। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो क्या हैं? अवसादी शैल हैं, कायांतरित शैल हैं या आग्नेय शैल हैं? तो बच्चों वो हैं अवसादी शैल। पृथ्वी की सबसे पतली परत है परपटी, मेटल या क्रोड? तो बच्चों पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? परपटी। अब आगे देखेंगे आप। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाने हैं। तो पहले क्या है? क्रोड। तो क्रोड किससे है? क्रोड आएगा हमारा, आपको साइड में ही इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे भीतरी परत हमारी क्या कहलाती है? क्रोड। तो आपको क्रोड के आगे हम क्या लिखेंगे? सबसे भीतरी परत। फिर उसके बाद है खनिज। खनिज क्या है? खनिज हमारी, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिजों का क्या है? एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। उसके बाद है शैल। शैल क्या है हमारे? शैल सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर है बच्चों चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या है? स्लेट में बदलता है। चिकनी मिट्टी क्या है हमारी? स्लेट में बदलता है। फिर सियाल। सियाल क्या है? सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से बनता है। तो अब आपने ये सही जोड़े भी बना लिए। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कारण बताइए। तो अब हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते बच्चों? हम पृथ्वी के केंद्र में नहीं जा सकते क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में तापमान और दबाव बहुत अधिक है और न केवल मनुष्य बल्कि पृथ्वी के केंद्र में चट्टानें भी पिघलती हैं। तो बच्चों समझ में आया? हम पृथ्वी के केंद्र में नहीं जा सकते क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है और न केवल मनुष्य बल्कि पृथ्वी के केंद्र में चट्टानें भी जो हैं वो पिघलती रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए। अवसादी शैल अवसाद से बनती है। अब आपको बताना है चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े जो एक दूसरे से टकराते हैं
और ज़मीन तक पहुँचने के लिए टूटते हैं, तलछट कहलाते हैं। इन तलछटों को हवा, पानी आदि की गहराई ले जाया और जमा किया जाता है और फिर तलछटी शैल को शैलों की बनी एक परत बनाने के लिए संकुचित और कठोर किया जाता है। इससे पता चलता है कि तलछटी शैल जो है वो तलछट से बनती है। समझ में आया आपको? चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। अब आपको बताना है ये गर्मी और दबाव में अग्नेय और अवसादी शैल मेटामॉर्फिक शैलों में बदल जाती है। चूना पत्थर के मामले में ऐसे होता है। गर्मी और दबाव के तहत चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाते हैं, जो एक मेटामॉर्फिक चट्टान है हमारी पृथ्वी सारांश के अंदर। अब बच्चों इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आओ खेलें। अब आओ खेलें में क्या है? निम्न वस्तुओं में उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करें। विभिन्न खनिजों से बनी कुछ अन्य वस्तुओं के चित्र भी बनाएं। अब आपको ये दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कढ़ाई है, तो बच्चों कढ़ाई किससे बनती है? कढ़ाई जो है वो लोहे से बनती है, एल्युमिनियम से बनती है, तो वो आपको बताना है। तो अब आभूषण है, सोने के आभूषण होते हैं, चांदी के आभूषण होते हैं। उसके बाद है ये दीपदान। ये दीप जिस पे हम दीप जलाते हैं, ये किससे बनता है? ये पीतल से, और पीतल का बनाया गया होता है। अब हथौड़ा है, हथौड़ा लोहे और लकड़ी से बनता है। अब घंटी है, घंटी भी किसकी होती है? मंदिरों में आपने घंटी देखी है, तो घंटी पीतल की बनी होती है। तवा लोहे से, मिट्टी से, इनसे बना होता है। तो बच्चों आपको समझ में आया ये? अब हम आपसे बच्चों कुछ और भी प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे क्या है कि आपने अभी तो हमने जितने भी प्रश्न आपके इसमें दिए गए थे, आपने उन सब के उत्तर दिए। तो इसमें क्या है बच्चों कि आप हमारा जो क्या कहते हैं, आप पढ़ रहे हैं ये पाठ, इस पाठ में हमें पृथ्वी के अंदर की बातों के बारे में हमने आपको पढ़ाया। तो इसमें आपने बहुत कुछ सीखा कि हमारे पृथ्वी की जो ऊपर की परत है वो क्या है और उसमें क्या क्या होता है। तो जो हमारे पृथ्वी के भाग हैं, वो आंतरिक भाग, उसमें क्या है? क्रस्ट होता है, मेटल होता है, कोर होता है, रॉक और मिनरल्स हैं, अवसादी चट्टानें हैं, मेटाफॉर्मिक्स रॉक हैं, अग्निमय पत्थर हैं। तो बच्चों आपको ये विषय जो भी इसमें मुख्य बातें थी वो ये थी। आशा करते हैं आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस विषय को अच्छे से समझने का प्रयास करें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि हमारा जितने भी विषय होते हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं, आपको समझाते हैं, वो अगली कक्षा में भी जुड़े हुए होते हैं। तो आपको खूब मन लगाकर इनको पढ़ना है, समझना है। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।